रिपीटेड पेपर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आप अगर एक बार तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर एवं क्रमबद्ध होती है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह होते हैं आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी वंशानुक्रम और वातावरण का बालक के विकास पे बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो पियाजे का जो सिद्धांत है वह संबंधित है संज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। यानी जो पियाजे महोदय हैं उनके मतलब कह सकते हैं कि जो उनका मतलब एक जो खोज है, जो उनका कह सकते हैं कि अवस्था है, उसमें क्या बताते हैं कि 7 ईयर से 11 वर्ष के बच्चे में अवस्था क्या होती है। तो ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। ये पियाजे के अनुसार है। वहीं पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आपका है कि वाइगोस्की ने किस अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो वाइगोस्की ने निकटस्थ विकास यानी जेपीडी, जिसको बोलते हैं जेडपीडी का उन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक एक करके इसको नोट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है आपका कि अधिगम का अर्थ क्या है। यानी अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो था आपका प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है ना। इस पर मैंने एक और वीडियो बना करके मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने एक जानवर के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है ना, जिसको आप जा करके देख लेंगे। अगला आपका है कि थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम क्या है। तो थॉर्नडाइक का जो प्रमुख नियम है वो है प्रभाव का नियम, यानी प्रभाव का जो नियम है वो उनका सबसे कह सकते हैं कि प्रमुख नियम है। नेक्स्ट आपका है पावलोव का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो पावलोव का जो सिद्धांत है वह कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन। क्या कहलाता है, शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है। वहीं पर कह रहा है कि स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है। तो स्किनर का जो सिद्धांत है वो कहलाता है क्रियात्मक अनुबंधन। क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुबंधन कहलाता है। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कोहलर किस अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो जो कोहलर है वो सूझ सिद्धांत के प्रवर्तक है, उन्होंने भी एक जानवर पर अध्ययन किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे बुद्धि परीक्षण का प्रथम विकास किसने किया था। बुद्धि परीक्षण का प्रथम विकास किया था बीने एवं साइमन ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि IQ यानी IQ का सूत्र, यानी जो IQ है, IQ का जो सूत्र है, ठीक है ना, किसने दिया था। तो IQ का जो सूत्र था उसको टर्मन ने दिया था। किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। और वो IQ का जो सूत्र वो क्या है। तो IQ का जो सूत्र है वह है आपका मानसिक आयु डिवाइड बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100, यानी मानसिक आयु में वास्तविक आयु से डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के IQ लेवल को हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसको दिया था टर्मन ने। किसने दिया था, टर्मन ने दिया था, इसको टर्मन महोदय ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के विकास का प्रथम विद्यालय कौन सा है। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि बालक के विकास का प्रथम विद्यालय कौन है या बालक का प्रथम विद्यालय क्या है, यानी बालक सबसे पहले कहाँ से सीखता है। तो वह आपका है परिवार। क्या है, परिवार, ठीक है ना, यानी फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा यानी एक ऐसी शिक्षा जहाँ पे हर वर्ग के बच्चों का कह सकते हैं कि एक साथ पढ़ाया लिखाया जाता है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहलाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना, यानी हर तरह के बच्चों को एक समान अवसर देना। मतलब कोई विकलांग है चाहे कोई, मतलब हर तरह के बच्चों को एक समान हम एक ही कक्षा में क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरणा अधिगम को कैसे प्रभावित करती है, यानी जो प्रेरणा है वह अधिगम को कैसे प्रभावित करती है। तो यह कह रहा है कि अधिगम को गति प्रदान करती है, यानी प्रेरणा अधिगम को क्या करती है, गति प्रदान करके उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट आपका है
सीखने का सर्वोत्तम माध्यम यानी सीखने का सबसे बढ़िया माध्यम कौन सा है, तो वह आपका है गतिविधि आधारित परीक्षण। और यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो गतिविधि आधारित शिक्षण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे, तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे रूसो। कौन थे, रूसो थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये हुआ था 2009 में लागू हुआ था, ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आरटीई के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या प्राप्त है, यानी आरटीई जो है आपका उसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या प्राप्त है, तो प्राप्त क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यानी कक्षा LKG से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को निःशुल्क वो अनिवार्य शिक्षा आरटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है 6 से 14 साल के बच्चों का। जैसा कि आपको पता है कि आरटी का जो नियमानुसार है जिसमें 6 साल के बच्चों को क्लास 1 में प्रवेश मिलता है, ठीक है ना, और 6 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो आपके प्राइमरी प्री प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं। तो क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए 6 साल चाहिए और कक्षा 8 तक 14 वर्ष की उम्र मतलब होनी चाहिए, ये आरटी के अनुसार है। और इसीलिए क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम आरटी से मिलता है। नेक्स्ट आपका है CCE का उद्देश्य क्या है, यानी जो CCE है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सघन विकास का मूल्यांकन। क्या है, सघन विकास का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल को माना जाता है। किसको माना जाता है, स्टैनली हॉल को माना जाता है। नेक्स्ट आपका है सीखने का पठार क्या है। देखिए सीखने का जो पठार होता है उसको बोलते हैं अधिगम की गति का रुक जाना। जब बच्चा मतलब क्या कर रहा, सीख रहा था, सीखते सीखते मतलब उसको कहीं पे एक रुकावट आ गई, यानी उसके अधिगम में कहीं से कोई गति नहीं मिल पा रही है, वह रुक गया है, तो उसी को हम बोलते हैं पठार। यानी अधिगम का क्या होना, गति का रुक जाना ही क्या कहलाता है, सीखने का पठार कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसी में जो है मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। मस्तकोद्मुखी सिद्धांत क्या है, यानी विकास जो है वो सिर से पैर की ओर, यानी सर से पैर की ओर, ठीक है ना। विकास जो होता है वो सर से पैर की ओर, ठीक है ना। ये सर है आपका और ये आपका पैर है, तो ये जो विकास है वो सर से पैर की ओर चलती है, उसी को बोलते हैं मस्तकोद्मुखी। यानी मस्तक मतलब माथा यानी सर, और मुखी मतलब से लेकर के आपको नीचे की तरफ पैर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है निकट दूर सिद्धांत क्या बताता है, तो निकट दूर सिद्धांत जो है वो विकास बताता है कि विकास जो है वो केंद्र से बाहर की ओर होती है, यानी विकास जो होता है वह केंद्र से बाहर की ओर होती है, यह बताता है निकट दूर सिद्धांत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें जो कि है इंपॉर्टेंट, ये भी है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता यानी हर व्यक्ति में अलग अलग क्या होती है, अलग अलग कह सकते हैं कि काम को करने की क्षमता होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है प्रत्येक बालक का अलग होना है, यानी हर एक बालक क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। उसकी सोच, उसके कार्य करने की क्षमता, हर चीज़ उसके सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक बालक का अलग अलग होना। नेक्स्ट आपका है रचनावाद किससे संबंधित है, तो रचनावाद ज्ञान निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है, ज्ञान निर्माण से। नेक्स्ट आपका है अधिगम को सामाजिक प्रक्रिया किसने माना। किसने माना भाई, अधिगम को सामाजिक प्रक्रिया किसने माना, तो ये विगोस्की ने, यानी वाइगोस्की जिसको बोलते हैं, विगोस्की ने इसको माना था, ठीक है ना। और प्रतिभाशाली बालक का IQ कितना होता है, यानी IQ लेवल प्रतिभाशाली बालक का कितना होता है, तो 120 से क्या होता है, अधिक, 120 से अधिक होता है, ठीक है ना। 120 से क्या होता है, ये अधिक होता है। वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर मंद बुद्धि बालकों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है यहाँ पे कि जो मंद बुद्धि बालक का IQ लेवल कितना होता है, तो 70 से कम होता है, यानी 70 से कम होता है। मंद बुद्धि बालकों का जो IQ लेवल होता है वो 70 से क्या होता है, 70 से कम होता है, ठीक है ना, 70 से कम होता है। अब वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना। शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका है अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो वह है आत्म अनुशासन। अनुशासन का सबसे बढ़िया कह सकते हैं कि प्रकार आपका है आत्म अनुशासन, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका है बालक कब सबसे अधिक सीखता है, सक्रिय भागीदारी के समय। जब बालक खुद से अपने मन से किसी भी कह सकते हैं कार्य में जब भाग लेगा ना, तब वह काफ़ी अच्छे से क्या कर पाएगा, सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका सुधार एवं प्रगति।
मूल्यांकन का मतलब यही हुआ ना, अगर आप किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, कोई चीज़, जैसे टीचर क्या करता है, बच्चे की कॉपी चेक करता है एग्जाम में, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य यही होता है कि उसमें सुधार किया जाए और बच्चे की प्रगति पे बात की जाए। यानी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है सुधार करना और प्रगति करना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है शिक्षण का मुख्य, शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है ना। तो शिक्षण का जो केंद्र बिंदु बालक है, ठीक है ना। शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है वो आपका बालक है। सृजनात्मकता किसका गुण है, तो सृजनात्मकता जो है वो नवीन विचार उत्पन्न करने का गुण है, ठीक है ना। विकास और बुद्धि में क्या अंतर है, तो देखिए विकास और बुद्धि में अंतर क्या है कि जो वृद्धि होता है वो मात्रात्मक होता है, यानी बुद्धि जो है मात्रात्मक है, और विकास जो है वो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। यानी जो विकास है वो दोनों है, यानी गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, और बुद्धि जो है वो केवल मात्रात्मक है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अधिगम वक्र किससे संबंधित है, तो अधिगम जो वक्र है वह संबंधित है सीखने की प्रगति से, ठीक है ना। बालक की प्रथम भाषा कौन होती है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बेसिक सा क्वेश्चन है, आता भी एग्जाम में। मातृभाषा यानी उसकी माँ की भाषा, ठीक है ना। बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जो भाषा वहाँ बोली जाती है, वही उसका प्रथम भाषा होता है, जिसको बोलते हैं मातृभाषा। प्रेरणा कितने प्रकार की होती हैं, तो प्रेरणा जो होती है, कह रहा है कि कितने प्रकार की होती हैं, तो कह रहा है कि आंतरिक एवं बाह्य, यानी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में किन बच्चों को शामिल किया जाता है, यानी समावेशी शिक्षा में किन बच्चों को शामिल किया जाता है, तो सभी बच्चों को। अभी इसके पहले भी मैंने बताया था कि सभी, हर तरह के, हर वर्ग के, हर तरह के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट आपका है सीखने का सर्वाधिक प्रभावी सिद्धांत कौन सा माना जाता है, तो सीखने का सर्वाधिक प्रभावी सिद्धांत करके सीखना। अगर कोई बच्चा खुद करके सीख रहा है तो सबसे प्रभावी सिद्धांत माना जाता है। बाल विकास किसका अध्ययन करता है, तो बाल विकास जन्म से किशोरावस्था तक के परिवर्तनों का क्या है, अध्ययन है, ठीक है ना, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक का। सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या है, तो सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या है, समूह एवं समाज, ठीक है ना, यानी ग्रुप और जो आपका सोसाइटी यानी समाज है वही है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है नैतिक गुणों का विकास करना। और अगला है बालक के सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या है, यानी बालक सीख रहा है तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक क्या रोल निभा रहा है यहाँ पे, तो शिक्षक का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो मार्गदर्शक एवं सहायक का रोल होता है। यानी शिक्षक जो है वह बच्चे के सीखने में, यानी बालक के सीखने में एक मार्गदर्शक का काम करता है और एक सहायक का काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है अधिगम का स्थानांतरण क्या है, तो अधिगम का जो स्थानांतरण है वह है आपका पूर्व ज्ञान का नए कार्य में उपयोग करना। यानी पहले का जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान का हम उपयोग नए कार्यों में करें, ठीक है ना, यही अधिगम का स्थानांतरण है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई पहले से कोई नॉलेज है, यानी हम बचपन में हमने क्या सीखा, मतलब बाद में, और जब समय के साथ साथ आगे जब हम पढ़ते हैं तो उस ज्ञान का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, वही अधिगम का स्थानांतरण होता है। बाकी यहाँ पे एक बेसिक का क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। यूपी टेट में सीडीपी विषय के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये तो मैं आपको बता दूं 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे सीडीपी में, ठीक है ना। सीडीपी में आपके 30 प्रश्न आएंगे, और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप प्रैक्टिस कर लेंगे।